चलिए बताइए एटम के अंदर क्या क्या होता है? मॉलिक्यूल। एटम के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। एटम से मॉलिक्यूल बनता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन। हाँ, एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें होती है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 8 गुने 10 के पावर के 9.21 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है। इसका होता है लगभग 1.6 होता है। 6 से वही लगभग है 100 का -27 kg। और इसका भी लगभग वही है। तो ये दोनों का मास लगभग बराबर होता है। ठीक है। डेसिमल के बाद ना 66 ऐसे करके इंटरचेंज करके सकता है। ठीक है। कहीं 66 लिखेगा, कहीं 7 लिखेगा, तो ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों बराबर है, लगभग बराबर ही है। ठीक। तो ये होता है। फिर आता है कि एटम का मास कितना होता है? किसका मास? एटम का मास। एटम यानी परमाणु का मास, द्रव्यमान कितना होता है? तो ये अलग अलग एटम का अलग अलग होगा। क्योंकि देखिए जो एटम का मास होगा वो किसका मास है? वो जो उसके अंदर होगा। इससे आपके शरीर का मास का क्या मतलब है? जैसे एक आदमी है जिसका मास है 50 किलो, क्या मतलब है इस बात का? शरीर के अंदर वो कितना किलो का है? कितना किलो का है? तो 50 किलो का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो उसकी चीजें हैं उसके शरीर में, चीजें जो जिससे बना हुआ है उसका शरीर, उसका द्रव्यमान है 50। जो जिन कणुओं से बना हुआ है ना उसका शरीर। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, सबका देखिए लगभग सबका आकार इतना ही होता है। वही 5.5 फीट के आसपास हाइट होती है। चौड़ाई उड़ाई लंबाई लगभग 5.5 चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, लगभग ज्यादा अंतर होता है। लेकिन उसी में कोई होता है जो 45 किलो का है और कोई होता है जो 85 किलो का है। सेम ही देखने में अलग अलग मास का होता है कि नहीं आदमी? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके उतने ही वॉल्यूम में किसी का ज्यादा मास है, क्योंकि उसके पास ज्यादा सब्सटेंस है, ज्यादा मैटर है उसके पास। नहीं समान है ना अंदर से कंटेंट, वो ज्यादा है। और कोई खोखला है, कमजोर है वो, तो उसका मास कम है, क्योंकि उसके अंदर मैटर कम है, सामान कम है। समझ रहे ना? तो एटम का मास जो होता है वो क्या होता है? एटम का मास फिर से एटम के अंदर जो चीजें हैं उसी का मास होगा, नहीं होगा। तो हम अलग अलग एलिमेंट का मास अगर बात करेंगे तो हमको इस टर्म से बात करना पड़ेगा। 1.66 into 10 to the minus 27 kg। और मान लीजिए हम दोनों को बराबर ले ले और उसको मान ले समथिंग जो भी मतलब एक मान ले। अब हमको हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना बोलेंगे हम? 1.66 into 10 to the minus 27 kg। ये अजीब है कि नहीं है? इस तरह से बातें करना थोड़ा अजीब हो जाएगा, कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता। इससे हमारे मोलिकुलर मास निकाल रहे थे, नहीं H2O का जब मोलिकुलर मास निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे हम लोग? H को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, मतलब H के मास को 1 into 2 करते थे, प्लस 16 करते थे। तो ये 1 कहाँ से आया और ये 16 कहाँ से आया? 1 हाइड्रोजन का है। हाँ, 1 हाइड्रोजन कहाँ से आया? जबकि मास तो उसका ये है। चूंकि हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन, हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है बस, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना वो प्रोटॉन की तुलना में 2000 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना में 2000 गुना कम होता है, तो बहुत कम है वो। समझ में आया? इसलिए लगभग हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1.66 into 10 to the minus 27 kg। तो हम 1 ले रहे हैं, ये 1 क्या है और ये 16 क्या है? अब देखिए इसमें क्या है? 1 प्रोटॉन, इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। अभी अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम के बराबर होता है मास, क्या? हाँ, तो बात घुमा फिरा के बात वही है। लेकिन देखते कैसे आया ये। इसको रिलेटिव मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव मास यूनिट। इसको डिफाइन करते हैं कांग्रेस क्या बोलते हैं? कार्बन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? कार्बन के टर्म्स में। देखिए कार्बन को पहले समझते हैं, कार्बन है क्या? तो कार्बन बताइए क्या है एटॉमिक नंबर? कार्बन 7 नंबर क्या है? 7 ना 6। एटॉमिक नंबर है अपना 6।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 13। एटॉमिक नंबर जितना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतना ही होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी 6 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 6 होता है। ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कार्बन 12 C12। कार्बन 14 की बात नहीं कर रहे। कार्बन 14 भी होता है, यानी उसमें 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 ही प्रोटॉन रहेगा। कार्बन मतलब 6 प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ये डिसाइड करता है कि एटम किसका होगा। ठीक है, तो कार्बन का एटम में प्रोटॉन हमेशा 6 रहेगा। क्लियर है? न्यूट्रॉन जो होगा उसके नंबर चेंज हो सकते हैं और उसी से डिपेंड करता है आइसोटोप होता है। जैसे 6 प्रोटॉन है और 8, जैसे कार्बन ना 14 होता है, तो वो होता है क्या उसका 6 और 14। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा 6, न्यूट्रॉन होगा 8, इलेक्ट्रॉन होगा 6। इसका आइसोटोप है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है? तो अभी ये कार्बन के बारे में जान रहे हैं हम लोग। हम कार्बन 12 की बात करेंगे। यहाँ पे कार्बन 12 की बात की जाएगी। कार्बन 14 जो होता है ना वो तो वो ज्यादा इधर पाया नहीं जाता हमारे इधर। वो रेडियो एक्टिव होता है, वो पेड़ों में पाया जाता है, बहुत पुराने से वो आ रहा है, समझिए वो सब है जो भी है, वो सब बात नहीं करते। तो हमने क्या किया, कार्बन 12 के एटम का मास लिया। क्या लिया? कार्बन 12 का एटम का मास कितना लिया हमने मास? तो उसका मास अगर निकालिएगा ना तो इतना आता है। इधर लिख लेते हैं, मास ऑफ कार्बन 12 ये होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इतना होता है। ये एक्सपेरिमेंट से करके लाया गया 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 kg। ये कार्बन की एक एटम का मास है। ठीक है, याद रखना नंबर आपको। क्लियर है? फिर देखते हैं कि अगर हम ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ये जो प्रोटॉन, अब चूंकि हमको पता है कार्बन में है क्या क्या, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन नहीं, तो हम इसे यानी दोनों का मास ही लगभग बराबर है 1.66 1.67 नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको ना हम वो करते हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। बताइए कितना आ रहा है ये नंबर? क्या करते हैं, समझिए बात को। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास लगभग इतना है। तो हम ना 1.66 लेके चल रहे हैं, ठीक है, सहूलियत के लिए, ताकि हमारा मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कितना हुआ 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 27 एक प्रोटॉन का मास हुआ। ऐसे कितने टोटल एंटिटीज कार्बन एटम के अंदर? 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास कितना हो जाएगा कार्बन एटम का? अब आप करेंगे इलेक्ट्रॉन भी तो है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ना कि 10 टू द माइनस 31 है, ये 2000 गुना कम है, तो उसको जोड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैसे देखिए, समझिए इसको। तो मान लीजिए आप ना 2 लाख में से 2 लाख में 2000 में लिखिए, 2000 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना होता है? 2001। सोचिए 2000 और 2001 में कितना क्या अंतर? 2000 किलो का कोई सामान है और 2001 किलो का कोई सामान है। आपको लगता है कि वो काउंट करने, मतलब उसको कंसिडर करने की जरूरत है? नहीं, उतना इग्नोर कर सकते हैं। 2001 किलो के ऑब्जेक्ट को 2000 किलो का लेके हम चलेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं, तो जब जोड़ने की बात आती है ना या घटाने की बात आती है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं रह जाता है। ऐसा समझ में, ऐसी बात है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते नहीं। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना हुआ? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg हम लेके चल रहे हैं। और ऐसे टोटल कितनी एंटिटीज हो गई? 12, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। बताइए गुना करके कितना आ रहा है वो? 12 6 72 के 2 हाथ में 7, 12 6 72 और 7 79 के 9 हाथ में 7 12 7 पावर माइनस 27। इसे डिसमेल शिफ्ट कीजिएगा, 1.9 10 to the power 26। देखिए यही लिखा हुआ है, लगभग यही आता है। वैसे हम ला दिए और भैया कि 1.67 भी तो है, तो बिल्कुल आप 1.67 लीजिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो फिर थोड़ा ज्यादा आएगा तो फिर वो सब ये तो हो गया कि एग्जैक्टली इसी के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं। दूसरा होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.99 इंटू 10 टू द माइनस 26 kg जो है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंट करके लाया गया तो इतना मास निकल के आया। समझ में? एक्सपेरिमेंट करके लाया गया तो इतना मास आया। 12 न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन का मास से गुना किए 1 को, तब भी हमारा लगभग उतना ही आ रहा है। क्लियर है? तो ये हुआ कार्बन एटम के एक कार्बन एटम का मास। अब क्या करना है ना कि हमको डिफाइन करना है
एक यूनिट जिससे हम दूसरे एटम्स का ना हम मास बता सके। क्या करना है? दूसरे एटम्स का मास डिफाइन कर सके। तो हमको एक यूनिट चाहिए। तो हमने क्या डिफाइन किया? मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ये जो है ना, इसको हमने डिफाइन किया 1 AMU। 1 nm। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। ये इसको ना शॉर्ट में आजकल 1U भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास तो ये किसको कहते हैं? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब है कि कार्बन एटम का मास कितना हुआ? इतना, और इसको 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.66 क्योंकि हम अभी 12 से गुना करके ही लाए हैं, तो 12 से भाग देंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा? उतना है। समझ में आया कि नहीं? हाँ देखिए, बात ये है ना कि ये जस्ट डिफिनेशन की बात है, इसलिए कार्बन 12 का जस्ट मदद लिया गया है। बाकी मुद्दे की बात ये है कि एक प्रोटॉन के मास को या फिर एक न्यूट्रॉन के मास को, उसी को एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। लगभग मतलब रफली कैलकुलेशन में सब लगभग एक ही नंबर के आसपास है। चाहे आप प्रोटॉन का मास लीजिए, चाहे आप न्यूट्रॉन का मास लीजिए, चाहे कार्बन 12 के एटम के मास का 12वां भाग लीजिए, ये तीनों नंबर लगभग बराबर ही आ रहा है। किसके बराबर? 1.66 × 10⁻27 kg। और ये क्या होता है? यही है हमारा ये 1 एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, या फिर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। आया समझ में? अब क्या है कि अब का दूसरे एलिमेंट्स के एटम को हम इसके टर्म्स में बातें करते हैं। कार्बन के टर्म्स, कार्बन के एटम के 1/12 मास के टर्म्स में। जो कार्बन के, समझिए ना, सीधी सी बात ये देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कौन सा पार्ट नहीं बताइए? कौन सा पार्ट? दूसरे का निकालने के लिए कार्बन का सपोर्ट लेंगे। हाँ, कार्बन का सपोर्ट लिए, क्योंकि एक डिफिनेशन चाहिए हमको। आप सीधे समझिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट को ना इतना बोलते हैं। ये एक प्रोटॉन का मास जो होता है ना, वो है 1 AMU। समझ में आया? हाँ, तो इतना हुआ किसी का मास तो उसको 1 बोलेंगे, इसलिए हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ठीक है? हाइड्रोजन का इतना ही होता है। हाइड्रोजन का इतना ही होता है। अब मान लीजिए कि इसके बाद हीलियम होता है, तो हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है ना? 2 से गुना, इसका 4 गुना होता है, इसलिए उसका मास 4 होता है। समझ में आया? इसीलिए हर एलिमेंट का मास उतना ही हम काउंट करते हैं। जो बोलते हैं ना इतना मास का, जैसे अभी CO2 निकाले हम, H2O निकाले, इसमें क्या किए? 1 × 2 + 16 × 1 18। तो ये 1 जो है वो क्या है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ये 16 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए उसका मास 16 हो गया। नाइट्रोजन में कितना होता है? नाइट्रोजन का मास नाइट्रोजन 14। एटॉमिक नंबर 7। तो 14 क्यों? क्योंकि 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, 14 हुआ टोटल, वही मास है उसका 14। समझ में आया? और ये क्लोरीन का 35.5, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जोड़ के 35 दशमलव में थोड़ी आएगा। उसका क्या है ना कि उसमें 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है? तो 35 वाले का ना परसेंटेज होता है आपका 75% एटमॉस्फेयर में। मतलब एटमॉस्फेयर करना नहीं है उचित है, मतलब हमारे यहाँ जो भी मतलब है ना, हमारे आसपास, मतलब नेचर में कार्बन क्लोरीन का 35 वाला आइसोटोप जो है वो 75% है। ठीक? तो क्लोरीन का देखिए 35 वाला कितना परसेंट है? 75। और 37 वाला कितना होगा? बाकी 25/100 करके देखिए ये कितना आता है। चलिए जल्दी से लाइए, दिखाइए, बना करके जोड़ के लाइए। ऐसे नहीं काट सकते भाई, जोड़ने हैं वो।
नहीं जरूरी नहीं गुना ही करें, 25 कॉमन ले लीजिए ऊपर से। 105 हो गया ऊपर प्लस 100 आप काट सकते हैं। 100 मजदूरी थोड़ी करेंगे। कितना है? कितना है आपका? मेरा तो कितना है? अरे वहाँ कैलकुलेशन देखिए कितना आसानी से हो गया, जरूरी थोड़ी मेहनत किए जा रहे हैं बिना। तो मेरा वाला ही कर दिया। आ रहा 35.5। 35.5। हाँ वही 35.5 आया, क्योंकि उसका जैसे परसेंटेज डिपेंड मतलब नेचर में कितना एग्जिस्टेंस है उसके आधार पे है वो। समझ में आया? तो ये है, समझ में आया? वो चलिए समझने वाली बात यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हमने क्या माना? एक यूनिफाइड मास। ठीक है? हाँ A1 mu 1 u बोलते हैं, म्यू से लिखते हैं, यू म्यू वही। और वो कितने के बराबर आता है? ये एटॉमिक मास मतलब ये कार्बन का मास है, 12 से भाग दिए तो ये नंबर आया। और ये नंबर किसके बराबर है? कार्बन प्रोटॉन के मास के बराबर है। ठीक, अब हम देखेंगे किसी के मास को तो वो इसका कितना मल्टीपल है। ठीक है, उसके मास को हम डिवाइड करेंगे इससे, जो आएगा ना वही उसका मास हम काउंट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का क्या किए, हाइड्रोजन एटम का मास में क्या होता है? इतना ही होता है, तो इतना भाई इतना 1 आ गया। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 दे दिए। हाँ इसका एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर उससे डिसाइड नहीं हो रहा है। एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होगा। एटॉमिक मास जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही होगा जितना उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन है डिसाइडिंग फैक्टर किसी भी एलिमेंट के, इवन नाम का भी। 5 प्रोटॉन वाला क्या कहलाएगा? क्या 5 प्रोटॉन और किसी एटम के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन है, तो क्या होगा? बोरॉन होगा। तो ब्रोन तो है ये प्रश्न। हाँ वही, तो ये न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही डिसाइड करेगा कि एटम है किसका। आया समझ? प्रोटॉन वही कैरेक्टरिस्टिक है। याद कीजिए पीरियोडिक टेबल में जब क्लासिफिकेशन करना था, पीरियोडिक टेबल जब बना रहे थे तो शुरू में मास के आधार पर कर रहे थे, जो कन्फ्यूजन दिक्कत हो गई थी। बाद में फिर हमने क्या किया? एटॉमिक नंबर के आधार पर करना शुरू किया, फिर चीजें आसान हो गई। याद है? हाँ, तो एटॉमिक नंबर के आसान पे करने पे फिर सही तरीके से अरेंज हो गया, क्योंकि वही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है एटम का, किसी भी एलिमेंट का। क्या? एटॉमिक नंबर। है समझ में? तो एटॉमिक नंबर तो वो हुआ। यहाँ पे मास नंबर की बात कर रहे हैं। मास नंबर क्या होता है? मास किसी एटम का थी। मास नंबर क्या होता है? कार्बन का जो ये अभी निकाले वो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है मास नंबर। ठीक है? कार्बन 4 जैसे कार्बन 12 ये अच्छा ये 6 लिखते हैं, इधर 6 12 ऐसे लिखते हैं। तो ये कार्बन 6 जो नहीं एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। ये 6 एटॉमिक नंबर है, 14 मास नंबर है। तो इसमें आपका 8 देखिए, इन दोनों को जोड़ के देखिए 8 से 14 आ रहा है ना। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये होता है मास नंबर। ये उसका मास होता है, जो उसका होता है उस एलिमेंट का, मतलब उस एटम का होता है। लेकिन जब उस एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें उसका आइसोटोप भी काउंट करना पड़ता है। और कह रहे हैं कि इसमें तो 14 वाला काम थोड़ी है, 12 का 12 ही ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है। ऐसा वो 0.00% में होगा, 0.00 समथिंग 1 2 ऐसा करके। तो क्या होगा? उसका परसेंटेज पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके अमाउंट पे, तो 12 का 12 ही रह जाता है। समझ में आया? वैसे अब देखिए ऑक्सीजन का भी 15.9 समथिंग होता है, तो उसका भी आइसोटोप होगा ऑक्सीजन का। समझ में आया? हाइड्रोजन का भी आइसोटोप होता है, लेकिन फिर से आपका जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है उसका परसेंटेज बहुत कम, लेकिन क्लोरीन के केस में 25% आ जाता है 37 वाला, इसलिए वो गेम खेल जाता है और वो बहुत प्रभावित करवाता है और 35.5 बना देता है। इसीलिए हम स्टैंडर्ड 35.5 ही लेते हैं। बाकी सबका ना लगभग वही नंबर के आसपास ही आता है, और नहीं भी आता है तो हम रफली नंबर ही ले लेते हैं हर बार। समझ में आया? ऑक्सीजन का कभी 16 के अलावा कुछ सोचे हैं, लेकिन उसका 16 से कम ही होता है। हाइड्रोजन का 1 से थोड़ा ज्यादा ही होता है। कार्बन का तो सभी 12 से ज्यादा भी कम होता है, थोड़ा ज्यादा ही होता है इससे। हाँ समझ में? तो ये दिक्कत क्या है? मतलब ये ऐसी होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस तरह कर लेते हैं।
आया समझ में? तो बात यहाँ पे हमें याद रखने वाली बात ये है कि कार्बन 12 के एटम का 12वां हिस्सा जो होगा ये एटॉमिक मास यूनिट होगा 1 U है ये ले रहा है कोई दिक्कत। अब हमको और मास जहाँ तक निकालने की बात है तो कैसे निकाल लेंगे? बस हमको क्या देखना है कि इसका इंटीग्रल मल्टीपल, जो मास जिस एटम का मास निकालना है वो इसका कितना गुना है, और कितना गुना का मतलब क्या है? तो बेसिकली उसके अंदर 15 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे तो 15 गुना होगा, तो उसका मास 15 हो जाएगा। सीधी सी बात ये समझ में आया? क्योंकि ये एक प्रोटॉन का मास है, एक न्यूट्रॉन का भी मास है, तो टोटल मास नंबर अगर किसी एलिमेंट का 15 है तो उसका मास कितना हो जाएगा? 15 नहीं, क्योंकि मान लीजिए 15 है मास नंबर, तो 15 गुने मास ऑफ प्रोटॉन बटा ये, हम देख रहे हैं कि ये इसके बराबर ही आ रहा है तो 15 आ जाएगा। वैसे 15 मास नंबर वाला कोई एलिमेंट होता नहीं है, नहीं। खैर वो मुद्दे की बात नहीं है, हम कह रहे हैं जस्ट नंबर दिया है। वैसे क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए तो क्लियर करते हैं यहाँ पे। अब आता है आपका मोल, जब वो पढ़ना था। ये तो है बेसिक बात जो हम समझ रहे हैं, फिर लिख लेते हैं। हाँ लिखिए इसमें। ऊपर जो लिखा हुआ है 9.1 × 10⁻³ kg, वो कार्बन का है। इलेक्ट्रॉन देखिए ना, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। किसका है? कार्बन का। किसी का इलेक्ट्रॉन सबका एक ही जैसा होता है। उससे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी का होता नहीं है, वो बस किसी के अंदर अलग अलग नंबर में होता है। ठीक है, तो सारे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और सारे एक ही जैसे होते हैं। कितने हैं ये डिसाइड करता है कि वो एलिमेंट या फिर वो एटम कैसा है। ये मोल हो गया हमारा। मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? अभी पिछले क्लास में बात किए थे कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स में एक है ये नहीं, जिससे अमाउंट मेजर करते हैं। अब पहली बात तो क्यों मेजर कर रहे हैं, क्यों चाहिए मोल हमको? क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे तरीके हैं जिससे हम मेजर कर लेते हैं चीजों को। मोल क्यों चाहिए? मोल इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे हम बात जब करेंगे ना कि हमको जब एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं एक्सपेरिमेंट करना है तो हमको कोई भी सामान लेना है, मात्रा लेनी है कार्बन की या फिर किसी भी चीज की लेनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेनी है, कोई भी दूसरा केमिकल लेना है, तो कितना लेंगे हम? ये कैसे माप करेंगे? तो आप बोलिए किलो में नहीं, उतना लेना नहीं होता है ना, उतना लेना नहीं होता है। ठीक है थोड़ी, हाँ तो उतना नहीं लेना, किलो में थोड़ी रिएक्शन होता है, थोड़ा थोड़ा होता है बहुत। सेंटीमीटर में लेंगे। हाँ तो फिर ग्राम में बात कर लेंगे नहीं? हाँ तो ग्राम में तो ठीक है, लेकिन फिर एक बात आती है नंबर की बात करते हैं, कितने एटम्स लिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। तो बात करेंगे कि अगर हम मान लीजिए कि कार्बन 12 को आप अगर समझते हैं, जैसे पहले समझिए इस बात को कि अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम भी लेंगे ना तो उसमें कल्पना कीजिए कि कितना एटम होगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम भी लेंगे तो हाइड्रोजन का अगर 1 ग्राम लिए तो आपको अंदाजा लगे कितना एटम होगा उसके अंदर? 1.6 × 10⁻² ना माइनस नहीं 10⁻16 की 18 है। हाँ अगर आप सही से जानिए तो होगा इतना। पिछली क्लास में बताया भी थे 602 पे कितने जीरो? 27 ना 24। सोचिए 1 ग्राम हाइड्रोजन लिए तो इतना हाइड्रोजन का एटम देखिए वो डिजिट है इस पे, मतलब आपको 24 डिजिट होना चाहिए। 24 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
यहाँ पे आपकी ना गिनती जो होती है ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार खत्म हो जाता है। मतलब वैसे तो खत्म नहीं होता क्योंकि महासंघ के बाद भी होता है, वो दिखेगा तो गूगल पे आपको और भी आगे आएगा, लेकिन हम लोग नहीं जानते, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली यूज भी नहीं करते। इवन लाख करोड़ अरब के बाद अरब खरब 10 खरब कोई नहीं गिनता वो सब, ठीक है। फिर 10 to the power नहीं, वो मिलियन ट्रिलियन में गिनता है और फिर ऐसे चल जाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, इतने रुपए नहीं होंगे, समझ रहे ना। बिल गेट, हाँ, उसका इतना बिल गेट्स के पास नहीं है, पूरी दुनिया में इतने रुपए नहीं होंगे सबको मिला। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर। कितना है मुकेश अंबानी के पास, कितने पैसे हैं? सबसे ज्यादा अभी तक एलन मस्क के पास है, अभी सबसे बड़ी वही है और चेंज होता रहता है। जब भी आप देख लीजिएगा, अगर आप देख निकालिएगा ना तो खूब होगा तो उसका आपको देखिए अरब खरब तक पहुंचेगा उसका पैसा, ठीक है। अरब खरब नींद 10 पद्म शंख 10 संघ महाशंख 7/11 11 खरब रुपया थोड़ी होगा दुनिया भर में। खरब का 11 यानी कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 यानी 1 अरब खरब रुपया, ठीक है। जो भी है पता नहीं कितना होगा, लेकिन बहुत है ये, है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये नंबर जो है ये सोचिए कितने में है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में, कितने में 1 ग्राम हाइड्रोजन में। तो आपको लगता है नंबर गिनना मतलब उचित है? ऐसे बड़े बड़े नंबर लिखेंगे आप कहेंगे अच्छा इतना बड़ा क्यों लिखेंगे हम, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, मस्त हो गया काम हमारा। नहीं, फिर भी हम एक चाहते हैं यूनिट, एक बड़ी यूनिट चाहते हैं जिसमें बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके। फिर बात आती है ये नंबर आखिर आया कहाँ से, जो नंबर लिख दिए हाइड्रोजन का वो कहाँ से है, इसी को पढ़ेंगे। यही है एक मोल, कैसे डिफाइन किया हम वो जानेंगे। पहले तो हम जाने कि एक बड़ी यूनिट चाहिए थी हमें, एक जैसे कि केला को गिनते हैं ना, केला को किसमें गिनते हैं, दर्जन में। अब कहते कि सीधे गिन के आ जाते हैं ना, 12 को 15 को 18 को 20 को दर्जन बनाने क्या जरूरत थी? जरूरत यह थी कि बिना दर्जन में बनाए भी काम तो चल जाता है, लेकिन दर्जन बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। नहीं, 1 दर्जन 1.5 दर्जन 2 दर्जन बातें करना, कम्युनिकेट करना आसान होता है, रेट तय करना आसान हो जाता है। नहीं, 3 रुपये दर्जन है, अब 1 रुपये केला गिन रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि असंभव था, लेकिन चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ भी ऐसे एक यूनिट बनाया गया, मोल। क्या बनाया गया? मोल, जिसमें हम चीजों को गिनेंगे, ठीक। अब मोल में कितनी चीजें होंगी, जैसे दर्जन में तो 12 फिक्स कर रखी है हमने, पहले से पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और क्यों है 12 इसका भी कोई हमको पता नहीं, लेकिन होगा 12 है। मोल में कितने होंगे तो उसको डिफाइन किया गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 612 ऐसे होगा। कार्बन 12 के ऊपर लिखते हैं 6 एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर। तो कार्बन के ये 12 वाला आइसोटोप जो है ना, इसके अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे, यही जो नंबर आएगा उसी को हम बोलेंगे 1 मोल। उस नंबर को, जैसे 12 को हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं ना, 1 दर्जन बोलते हैं, वैसे ही 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होंगे उस नंबर को हम 1 मोल कहेंगे। आया समझ में? जैसे 12 नंबर है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डजन। वैसे ही कार्बन 12, समझ रहे, कार्बन 12 मतलब समझ रहे हो ना, 12 मास नंबर वाला कार्बन, तो 12 वैसे बोलते हैं क्योंकि 14 वाला भी होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे 14 वाला बात में कहीं यूज होता नहीं है। तो कार्बन के 12 ग्राम में कितने में, 12 ग्राम में कार्बन के जितने एटम होंगे उसी को कहेंगे हम क्या, 1 मोल। आया समझ में ये बात? हाँ, इस बात को अभी लिख लीजिएगा और याद बार पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। अब चलिए पकड़ते हैं 12 ग्राम में कार्बन के एटम जानने हैं हमको, नहीं तो कार्बन का एक एटम का मास कितना है तो बताइए। 1.66 into 10 to the power minus 27। 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है, 1.66 into 10 to the power minus 27। ये है वो, हाँ, मास ऑफ कार्बन 12, वो 1 एटम का मास, एटॉमिक मास है, वो कितना है, 1.99 into 10 to the power 1.99 into 10 to the power minus 26 kg, ठीक है। इतना केजी जो है ना, ये 1 एटम का मास है, लेकिन हमको ग्राम में चाहिए। देखिए यहाँ ग्राम, 12 ग्राम की बात कर रहे हैं, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1.99 into 10 to the power
-23 जी होगा, ग्राम होगा ना। हाँ ग्राम हो जाएगा, कितना ग्राम, कोई दिक्कत तो बताइए। यानी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में एक एटम है। कोई दिक्कत, हमको क्या निकालना है, हम पहले निकाले थे यूनिटरी मेथड से, 1 ग्राम में देखते हैं कितना एटम होता है, तो कितना हो जाएगा 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23। -23 तो बताइए। नहीं, फिर हम क्या बोलना है, हमको 12 ग्राम में निकालना है, तो 12 ग्राम में निकालने के लिए 1.99 इंटू 10⁻23 इंटू 2, इसका हो गया कितना हो गया 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम नंबर है, ये यूनिट नहीं होगा सर। एटम्स। हाँ ये नंबर है, इस नंबर पे जो क्यों नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर भी ग्राम, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, तो कट गया ग्राम, यूनिटलेस हो गया, रेशियो है ग्राम मास बाई मास। लेकिन 1 तो एटम है ना, 1 भी तो क्या है, 1 एटम है तो नंबर ही ना। हाँ एटम का यूनिट बचेगा तो एटम नहीं आएगा, आएगा नंबर एटम, लेकिन एटम में कोई यूनिट थोड़ी होता है, और एटम किसी चीज की यूनिट भी नहीं है, वो तो क्वांटिटी है। जैसे कि 4 केला यूनिट थोड़ी है, केला तो गिनते हैं, जैसे एटम गिन रहे हैं नहीं, वैसे एटम गिन रहे हैं, समझ में आया, तो यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, एटम्स हैं, इतने एटम्स है, कितना नंबर आएगा बताइए। क्या तो देखिए लगभग 2 है ये, ठीक है, लगभग 2 है, 1.99 2 के बराबर, 2 से भाग देंगे 12 में तो 6, लेकिन थोड़ा सा छोटा है तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी। अच्छा और नहीं लिखा हुआ है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा -27, ऊपर जाके 23 एटम्स। तो ये जो नंबर आया यही होता है 1 मोल। क्लियर है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसी को 1 मोल कहा जाता है, और ये तरीके से आप आराम से वो नंबर निकाल सकते हैं। जो नंबर कितना आया 1